नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खास खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं आज के टॉप वीडियोस। कैसे हमीरपुर में दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। दबंगों ने जो बचाव करने लोग आए थे उन्हें भी नहीं बख्शा। हमीरपुर में शराब के लिए पैसे न देने पर दबंगों ने युवक को तमंचा दिखाकर जमकर पीटा। दबंगों ने बीच बचाव करने वालों को भी नहीं बख्शा। मारपीट के बाद से बदमाशों ने तमंचा दिखाकर जमकर उत्पात मचाया। युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र का है। देहरादून में देर रात युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई। वीडियो में युवक आपसी विवाद में झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग बिगड़ते कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उधर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। वीडियो नथुवाला इलाके का बताया जा रहा है। श्रावस्ती में भीड़ का तालिबानी चेहरा सामने आया। लोगों की भीड़ ने एक युवक को चोर समझ करके उसकी जमकर पिटाई कर दी। चोरी के शक में लोगों ने बेरहमी से सारी हदें पार कर दी। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़ा और भीड़ से बचाकर थाने ले गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छतरपुर के राजगढ़ गांव में पुराने खजाने के मिलने की खबर फैलते ही हालात बेकाबू हो गए। सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और सिक्का बटोरने की होड़ मच गई। रात के समय लोग टॉर्च की रोशनी में मिट्टी खोदकर सिक्के तलाशते दिखाई दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि लोग सड़क पर पड़ी मिट्टी छानते दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने अपने स्तर पर सिक्के खोज रहे हैं। हमीरपुर में युवती के रौद्र रूप ने मनचलों के मन में खौफ पैदा कर दिया। एक मनचले ने लड़की से छेड़छाड़ की, जिसके बाद से लड़की ने डंडा उठाकर मनचले पर एक के बाद एक दनादन वार करना शुरू कर दिया। लड़की के इस रूप को देखकर के युवक भी सहम गया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसका गिरेबान पकड़ करके डंडे से जमकर पीटा। मनचला अपनी जान छुड़ा करके भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन गुस्से से भरी किशोरी ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी हेकड़ी पूरी तरह निकाल ना दी। दरभंगा में दारोगा ने महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। दरअसल महिला डॉक्टर की गाड़ी नो एंट्री में घुस गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने महिला के साथ अभद्रता की और गाली गलौज करते हुए खुलेआम धमकी दी। महिला डॉक्टर तेजस्विनी पांडे का कहना है कि मामूली ट्रैफिक उल्लंघन पर दारोगा ने कानून के दायरे में कार्रवाई करने के बजाय वर्दी का रौब दिखाया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और डराने की कोशिश की। तू बाहर निकला, तू गाड़ी चमका रहा है, गाड़ी चमका रहा है। भैया आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। जो फाइन होगा आप फाइन बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर को देखने के लिए पर्यटकों से भरी गाड़ियां तेज रफ्तार से एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करती दिखी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। गाड़ियों की स्टंटबाजी का वीडियो सामने आते ही रामनगर कॉर्बेट पार्क के निदेशक ने मामले की जांच बिठा दी है। जांच पूरी होने तक टाइगर पार्क में गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा प्रसिद्ध भागवत कथावाचक और धार्मिक उपदेशिका थी। बताया जा रहा कि उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इंजेक्शन लगाया गया था और इस इंजेक्शन के रिएक्शन की वजह से उनकी मौत हुई है। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालातों में इस मौत ने हर किसी को सन्न कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज, उनके कथित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को उनके जो चाहने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो संदिग्ध मान रहे हैं। 4 घंटे बाद उनका एक सुसाइड नोट भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। दरअसल जुलाई 2025 में साध्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें वो एक शख्स से गले मिल रही थी। इस वीडियो को अश्लील बताकर काफी वायरल कर दिया गया था। साध्वी ने अपने स्टाफ पर ब्लैकमेलिंग, चरित्र हनन और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने की FIR भी उस दौरान दर्ज कराई थी। लेकिन इसी बात से वो डिप्रेशन में थी, लेकिन फिर भी वो जीना चाहती थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हो गई? इस पर अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक बात तो ये सामने आ रही है कि गलत इंजेक्शन उनको लगा दिया गया, जिसके चलते उनकी जान चली गई। लेकिन जो सोशल मीडिया पर उनका कथित सुसाइड नोट वायरल हो रहा है, फिर उसकी कहानी क्या है? देखिए ये खास रिपोर्ट। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत से पूरे राजस्थान में हड़कंप। क्योंकि मौत के करीब 4 घंटे बाद एक कथित सुसाइड नोट सामने आया।
साध्वी प्रेम बाईसा को दिया गया था टेक्सोना इंजेक्शन। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, 6 महीने पुराने ब्लैकमेलिंग केस की चर्चा। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में सस्पेंस गहराता जा रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा राजस्थान की एक प्रसिद्ध भागवत कथावाचक और धार्मिक उपदेशिका थी। बताया गया कि उनकी तबीयत बिगड़ने पर लगाए गए एक इंजेक्शन के रिएक्शन से उनकी मौत हो गई। बुधवार शाम को जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के करीब 4 घंटे बाद उनका एक कथित सुसाइड नोट सामने आया। नोट में लिखा है, मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया। अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं और पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। ये पोस्ट सामने आने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हर कोई सन्न है। सीसीटीवी फुटेज से लेकर उनके कथित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को उनके फॉलोअर संदिग्ध मान रहे हैं। यही वजह है कि मौत के बाद रात को आरती नगर में आश्रम में भारी हंगामा हुआ। लोगों का आरोप है कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। लोगों ने आश्रम से सीसीटीवी गायब करने के भी आरोप लगाए हैं। एसीपी वेस्ट जोधपुर छवि शर्मा ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने केवल इतना बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा को उनके पिता और एक युवक एक कार से बोरानाडा स्थित आश्रम से पाल रोड स्थित प्रेक्षा अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल पहुंचने का समय शाम 5:30 बजे बताया जा रहा है। परसों से उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिसके ऊपर कल उनका जो प्राथमिक एक बार किसी से इंजेक्शन जो लगाया था, बाद उसके उनकी तबीयत खराब होने लग गई, जिस पर उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो वहां पर उन्होंने बता दिया कि ये अब नहीं है अलाइव। बाद उसके उनको एमजीएच मोर्चरी लेके आए और एमजीएच मोर्चरी में अब मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई जा रही है। प्रेक्षा अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन ने अपने बयान में कहा है कि साध्वी को जब अस्पताल लाया गया तो उनका इलाज फौरन शुरू किया गया। कई प्रयासों के बाद भी उनके शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि साध्वी के पिता ने उन्हें बताया था कि बुखार की शिकायत होने पर आश्रम में नर्सिंग स्टाफ को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया गया था। इसके बाद से साध्वी निढाल हो गई थी। साध्वी प्रेम बाईसा को अस्पताल ले जाने से पहले टेक्सोना इंजेक्शन लगाया गया था। पिता ने बताया कि बुखार के बाद ये इंजेक्शन लगाया गया था। मोर्चरी के बाहर साध्वी के पिता ब्रह्मनाथ ने बताया कि साध्वी को खांसी जुकाम की शिकायत थी, इसी कारण कंपाउंडर को आश्रम बुलाया गया था। उनके अनुसार इंजेक्शन लगाए जाने के महज 5 मिनट बाद ही साध्वी ने दम तोड़ दिया। देश की जनता आप देखे वो हमें मंजूर है। आप में ही भगवान का स्वरूप है, आप में ही से भगवान का अंश विद्यमान है। आज इस वक्त हर इंसान के इस कष्ट इस घड़ी में सबके अंदर भगवान ही है जो सेव करे। आपने जो उचित लगे वो करवा दे, उनको न्याय दिला देना। इधर जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने खुद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए देर रात करीब 3 बजे तक सभी पहलुओं पर प्रारंभिक जांच की। सोशल मीडिया पर सामने आए सुसाइड नोट, इंस्टाग्राम पर डाले गए संदेश, मौत के कारणों को लेकर बारीकी से पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि केवल सीसीटीवी फुटेज ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जाँच के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में लिया है। पूछताछ के साथ साथ इंजेक्शन के खोल और संबंधित सामग्री को जब्त कर लिया गया। आश्रम को सील कर दिया गया है और मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सीज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जुलाई 2025 में साध्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति से गले मिल रही थी, जिसे अश्लील बताकर वायरल किया गया। साध्वी ने बताया ये वीडियो 2021 का था। वो शख्स कोई और नहीं, उनके गुरु थे। साध्वी गहरे मानसिक तनाव में थी, सामाजिक तिरस्कार से आहत थी क्योंकि उन पर तमाम लांछन लग रहे थे। इसके बाद साध्वी ने शंकराचार्य को चिट्ठी लिखी और अग्नि परीक्षा देने की बात कही थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें मरने के बाद न्याय मिलेगा। साध्वी ने अपने स्टाफ पर ब्लैकमेलिंग, चरित्र हनन और 20 लाख की फिरौती मांगने की FIR भी दर्ज कराई थी। मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। आप एक बात बताओ, जिस बेटी की जिंदगी में छोटी उम्र में माँ इस संसार को छोड़ करके चली जाए, ना तो उसका कोई भाई है ना कोई बहन है, एक पिता ही उसकी जिंदगी में,
बचपन से पिता ने उसका लालन पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, शिक्षा दी। और जब उस बेटी की जिंदगी में कोई दुख आता है, संकट आता है, और बेटी जब रोती है तो पिता सबके सामने, 5-6 लोगों के सामने उस बेटी को गले लगाते हैं, कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, रो मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूं। तो पास में खड़े किसी व्यक्ति ने पता नहीं कैमरा रखा, मोबाइल रखा, उससे वीडियो बनाया और उस वीडियो को एडिट किया, और जो पास में 4-5 व्यक्ति खड़े थे उनको कट किया, वीडियो एडिट करके आज वायरल किया है। पश्चिमी राजस्थान में ऐसे कई असामाजिक तत्वों की वजह से कई बेटियों ने अपनी यह लीला समाप्त कर दी है, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। ईश्वर मेरे साथ है, जो करेगा सो भरेगा, जिसने किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। तरक्की देख करके इतना मत जलो कि उनको नीचे गिराने के लिए आप ऐसे षड्यंत्र रचो, हथकंडे। तो साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जो परिस्थितियां हैं उन्हें हर हाल में संदिग्ध कहा जा रहा है, क्योंकि चीजें अभी तक क्लियर नहीं है कि मौत की वजह क्या है। क्या किसी तरह की कोई साजिश थी, क्या किसी तरह का कोई प्रेशर या दबाव महसूस कर रही थी साध्वी प्रेम बाईसा, जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही कि उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, या फिर जो एक डेक्सोना इंजेक्शन लगाने की बात सामने आई कि डेक्सोना इंजेक्शन के बाद तबीयत बिगड़ी, फिर अस्पताल ले गए लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। सच क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। बाड़मेर के विधायक हैं रविंद्र भाटी, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में, वो देखिए आप। साध्वी प्रेम बाईसा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और जो भी घटनाक्रम हुआ वो काफ़ी दुखद रहा। मारवाड़, जोधपुर वो एक अपनायत का शहर रहा है, वहाँ पे इस तरीके की घटना हो जानी ये वाकई दुखद है। परिवार को ईश्वर हिम्मत दे, और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, जो भी तथ्य है वो प्रदेश के सामने, सबके सामने आनी चाहिए, निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां जागृति विहार में एक इयॉन कार गहरे नाले में गिर गई। चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना नोएडा के 150 जैसा हादसा हो सकता था। ड्राइवर के चिल्लाने पर आसपास की भीड़ भी जमा हो गई। इसके बाद कार को क्रेन की मदद से नाले से बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कार में ड्राइवर समेत 2 और लोग सवार थे। ये लोग कार ड्राइव करना सीख रहे थे। आपको बता दें कि हादसा इतना गंभीर था कि अगर कार पूरी तरीके से इस नाले में समा जाती तो इन तीनों लोगों की जान भी जा सकती थी। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब नोएडा के सेक्टर 150 में इसी तरीके का एक हादसा हुआ था, जब एक 27 साल का युवा इसी तरीके से उसकी कार पानी में चली गई थी। 2 घंटे तक वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ उसकी किस्मत ठीक नहीं थी। बस किस्मत रहा कि मदद वक्त पर नहीं पहुंची। जो लोग पहुंचे भी उन्होंने मदद नहीं की, और उस शख्स की 2 घंटे लड़ने के बाद उसकी जान चली गई, जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हुए थे। लगभग इसी तरीके का हादसा जो आप देख रहे हैं वो मेरठ के जागृति विहार में भी हुआ। आप देखिए कि नाला है, काफ़ी बड़ा नाला है, इस नाले में गाड़ी गिर गई थी, लेकिन वक्त रहते वहाँ जो लोग थे वो भी फौरन एक्टिव हुए, मदद मौके पर आ गई और तीनों लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। औरैया में एक यूट्यूबर को रील बनाना महंगा पड़ गया। औरैया में यूट्यूबर खुशी सक्सेना ने ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठकर हाईवे पर 90 की स्पीड में ऑडी दौड़ाते हुए रील बनाई। रील शूटिंग के दौरान गाड़ी में हरियाणवी गाना बजता रहा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने खुशी पर अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ करने के लिए 32,500 का चालान काटा। आपको बता दें, इंस्टाग्राम पर खुशी के 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वाराणसी में एंटी करप्शन की टीम ने दारोगा शिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव कुमार को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर आरोप है कि दोनों ने दहेज उत्पीड़न के मामले में दर्ज एक मुकदमे से आरोपियों के नाम निकलवाने की एवज में घूस ली। दारोगा ने दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी युवक का नाम हटाने के लिए 50,000 रुपए मांगे थे। दारोगा की पत्नी का आरोप है कि उसके पति शिवाकर मिश्रा को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। पत्नी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर न्याय की गुहार लगा रही है।
उन्होंने एक फर्जी केस बनाकर, प्री प्लान केस बनाकर मेरे पति को सरासर फंसाया है। मेरे पति को सरासर एंटी करप्शन द्वारा फंसाया जा रहा है। गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी के नए कानून पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए सर्व समाज बच्चों के साथ समय गुजारा। पूर्व सांसद ने कहा कि कानून आने के बाद लोग अपने घरों में दूसरे समाज के लोगों को आने से रोक लेंगे। अधिकारी बंद कमरे में बैठकर कानून बना देते हैं, लेकिन ऐसे कानूनों का दुरुपयोग होता है। यूपी के सहारनपुर में स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे टीचर पर 3 नकाबपोश हमलावरों ने लोहे के रॉड से हमला कर दिया। टीचर पर करीब 16 सेकंड में 40 से अधिक वार किए गए, जिससे शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है। मोहल्ला कोटला के रहने वाले रोहित उपाध्याय एक इंटर कॉलेज में अध्यापक है। रोहित एक छात्र के साथ बाइक से घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सहारनपुर में एक शख्स ने फेसबुक पर लाइव आकर जहर खा लिया। शख्स ने 4 लोगों पर रुपए हड़पने का आरोप लगाया। वीडियो में वो बोलता सुनाई दे रहा है कि मेरे पास 7 लाख रुपए थे, ये मेरी मेहनत की कमाई थी। 4 लोगों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि आज मुझे मरना पड़ रहा है। जहर खाने वाला पीड़ित शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूजीसी के वो नए नियम जिन पर बड़ा बवाल हो रहा था, उन नए नियमों पर अब रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लागू हुए यूजीसी इक्विटी नियम पर रोक लगा दी है और कहा है कि ये नियम अस्पष्ट हैं, यानी कि क्लियर नहीं है। कोर्ट ने जोर दिया कि भारत की एकता सभी शिक्षा संस्थानों में दिखनी चाहिए। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें आजादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी उबर नहीं पाए हैं, अभी भी हम जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। यूजीसी के नए नियम स्पष्ट हैं, इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से आज सीजेआई ने कहा कि ये अनक्लियर हैं, अस्पष्ट हैं, जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं और हम पीछे की ओर जा रहे हैं। ये भी बड़ी सख्त टिप्पणी सीजेआई की तरफ से की गई। उन्होंने आगे कहा कि हम यूजीसी के नए नियमों की भाषा पर चिंतित हैं। यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और यही कंसर्न था उन लोगों का जो इस नियम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें शिक्षक भी हैं, जिसमें छात्र भी हैं, जिसमें सवर्ण हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत तरीके से हमारे खिलाफ इनका इस्तेमाल हो सकता है। वही बात आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कह दी। यूजीसी के नए नियम पर कमेटी बनाई जा सकती है, एक सुझाव दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरत है कि ये जो नियम है, जो अभी अस्पष्ट मालूम करता है, इसको स्पष्ट किए जाने की ज़रूरत है। तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। इस पर आगे सीजेआई ने कहा कि क्या रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी, ये सवाल खड़ा किया उन्होंने। अगर एससी समुदाय के भीतर ही एक समूह दूसरे का अपमान करे तो क्या इसका कोई उपाय है? कॉस्टलेस समाज की दिशा में जो हासिल किया, क्या हम पीछे जा रहे हैं? ये सारी बातें, ये सारी टिप्पणियां जो हैं, मैं वर्ड टू वर्ड आपके सामने रख रहा हूं। ये जो आज सीजेआई ने स्पष्ट तौर पर ये टिप्पणियां की हैं। दरअसल जब से यूजीसी के नए नियम सामने आए हैं, 14 जनवरी को ये नियम लागू किए गए थे, लेकिन बाद में ये पब्लिक डोमेन में आया और उसके बाद फिर इस पर बवाल बढ़ता चला गया। देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन फिलहाल अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस पर रोक लगाने के बाद ये प्रोटेस्ट फिलहाल रुक जाएंगे। इससे पहले यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर भारी गुस्सा भी देखा गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी इसी शो में। छात्र शिक्षक संगठन आमने सामने आ गए, नारे, प्रदर्शन और भारत बंद की चेतावनियां तक दी गई। देश की अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, प्रदर्शन हुए। उन्हीं प्रदर्शनों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, एक जगह नहीं, दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, बहराइच में, देवरिया में, गोंडा में, गोरखपुर, वाराणसी, उदयपुर। तो ये तो मेरे पास लिमिटेड स्क्रीन है, इसलिए मैं इतना ही समेट पाया हूं इसमें, नहीं तो देश भर में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए हैं इसके खिलाफ। दरअसल इसमें आरोप ये था कि भाई या तो आप सबको एक कर दो। आपने पहले एससी एसटी को अलग रखा हुआ था, उनको एक शील्ड दे दी थी, फिर आपने एक नए नियम बना दिया उसी शील्ड में जिसमें एससी एसटी ऑलरेडी थे, उसी शील्ड में आपने जो ओबीसी है उनको भी डाल दिया। अब आपने छोड़ दिया सवर्णों को। इस बात को लेकर इसका विरोध हो रहा था, देश भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और देश के अलग अलग राज्यों में ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पर मांग की गई थी कि ये बिल ठीक नहीं है। इस बिल को ये जो नई गाइडलाइंस यूजीसी की तरफ से जारी की गई, माफ कीजिएगा, बिल नहीं है ये जो नई गाइडलाइंस यूजीसी की तरफ से जारी की गई हैं, इनको वापस किया जाना चाहिए, इनको रोल बैक सरकार
ले। हालांकि सरकार की ओर से भी दलीलें दी गई थी। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसका दुरुपयोग ना हो, इसका सरकार पूरी तरीके से ध्यान रखेगी। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले लोग, उनका साफ तौर पर कहना था कि इसका दुरुपयोग होगा, हमारे खिलाफ यानी कि सवर्णों के खिलाफ इसका दुरुपयोग होगा। इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे थे देश भर में। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। पॉलिटिसाइज ये मामला बहुत ज़्यादा हो गया था। करनी सेना समेत कई ऐसे संगठन थे जो कि इस यूजीसी के नए एक्ट के विरोध में आ गए थे। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहे थे। देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी जिसमें ये लग रहा था कि क्या सरकार रोल बैक करेगी, क्योंकि सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को एक बड़ी राहत दी है जिनका ये कहना था कि यूजीसी के नए नियम उनके लिए मुश्किल दिनों की शुरुआत कर देंगे। खासतौर पर वो शिक्षक, वो छात्र जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, उनको ये लग रहा था कि उन पर एक तरफा कार्रवाई होगी, एक तरफा उन पर एक्शन होगा और ओबीसी, एससी और एसटी जो हैं उनको एक शील्ड मिल जाएगी। तो इसी बात को लेकर विरोध हो रहा था और नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि आपने आरक्षण पहले से ही उस कैटेगरी को दे रखा है। एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण भी दे रखा है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो पहले से ये फैसिलिटी आपने दी है, ऊपर से अब एक्शन को लेकर भी हमारे ऊपर तलवार लटके। तो ये सारी आशंकाएं थी इन लोगों की, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी। अब जरा सोचिए कि अगर अचानक से 500 साल पुराना खजाना मिलने की बात सामने आए और उसमें भी सोने के सिक्के हों तो फिर लूट मचना तय है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी देखने को मिला है। बताया जा रहा कि यहां एक गांव में खजाना मिलने की बात सामने आ गई तो पूरा का पूरा गांव पहुंच गया खजाना लूटने के लिए। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जहां पर खजाने की बात आ रही थी खुदाई करने लगे, क्योंकि यहां पर ऐसा कहा गया था या अफवाह थी कि भाई सोने के सिक्के हैं। तो आए पहुंचे, अपना फावड़ा कुदाल सब लेकर खुदाई करने लगे। ये मामला राजगढ़ गांव का है। यहां खुदाई के दौरान एक युवक को सोने का सिक्का मिला था, ऐसा दावा किया जा रहा है। और जैसे ही ये खबर फैली कि एक सोने का सिक्का मिला है तो लोगों को लगा कि भैया खजाना गड़ा हुआ जमीन के अंदर। पहुंच गए हजारों की संख्या में ग्रामीण वहां पर और वहां सिक्के लूटने की होड़ मच गई। बताया जा रहा है कि बमीठा थाना इलाके के चंद्रनगर चौकी के राजगढ़ गांव के रास्ते को ठीक करने के लिए जो मिट्टी डाली गई थी वो अचानक पुराने सिक्के वहां पर चमकने लगे। राहगीरों की नजर पड़ी, शोर मच गया। ग्रामीणों का दावा है कि ये जो सिक्के हैं यहाँ से जो मिले हैं ये करीब 500 साल पुराने हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि ये सोने के हैं। अब खजाना मिलने की खबर आग की तरह फैली। सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच गए जहां पर खुदाई चल रही थी, फिर मिट्टी छानने लगे। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि ये सिक्के मिलने की बात जो कही जा रही है, जिसको कहा जा रहा है 500 साल पुराना है, सोने का सिक्का है, जैसा कि पहली तस्वीर में आप देख भी पा रहे हैं, ये हकीकत है या फिर फसाना, इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है। लेकिन जितनी तेज़ी से खबर पहुंची, जितनी तेज़ी से ये खबर पहुंची गांव वालों तक, ग्रामीणों तक, उससे दुगनी तेज़ी से ये लोग भागकर यहां आए और सिक्के ढूंढने लगे ज़मीन में। तो ऐसा भी होता है और कई बार जब कहानियाँ वगैरह सुनी होंगी आपने, जब पुरानी कहानियों की किताबें आती थी तो उसमें बड़ी इस तरह की कहानियाँ होती थी कि खजाना छुपाया, खजाना छुपाया। और एक मान्यता ये भी है कि राजा रजवाड़े थे पुराने ज़माने में, अब राजा रजवाड़ा तो ख़त्म हो गए, हो सकता है कि उनके गाड़े हुए खजाने मिलें, ऐसी कई लोग उम्मीद भी करते हैं। तो शायद ऐसी उम्मीद इन लोगों को यहाँ पर रही होगी कि किसी राजे रजवाड़े का खजाना मिला है यहाँ पर, एक सिक्का जैसे मिला जिसकी खबर मिली, तो यहाँ पर पहुँच गए और होड़ मच गई। समीर अवस्थी हैं इस वक्त मेरे साथ, छतरपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे मैं हकीकत जानता हूं। समीर, एग्जैक्टली हुआ क्या था? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये सिक्का जो एक मिला और उसके बाद ये अफवाह फैल गई कि भाई यहाँ तो खजाना है, कुछ खजाना वजाना मिला कि नहीं मिला वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका छतरपुर जो है महाराजा छत्रसाल की नगरी है और राजगढ़ जो है, राजगढ़ में पुरानी चंदेल कालीन एक किला है जहां पर ओबराय ग्रुप के द्वारा राजगढ़ पैलेस होटल का निर्माण कराया जा रहा है। होटल निर्माण के दौरान यहां पर जो स्टाफ के रुकने के लिए रूम बनाए जा रहे हैं, वहां पर जेसीबी के माध्यम से मिट्टी की खुदाई हुई थी। अभी बस के मौके पर राजगढ़ पैलेस के पास में एक स्वर्गेश्वर धाम है जो बाबा भोलेनाथ का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। वहां पर पहुंचने के लिए मेला लगाया गया था, तो मिट्टी डाली गई थी राजगढ़ किले से लाकर। इस दौरान जब 2 दिन पहले जब बारिश हुई
बारिश होते ही सुबह जब लोगों ने देखा कि चमकता हुआ कुछ धातु यहाँ पर नजर आ रहा है, तो कुछ लोगों के मिले। और जानकारी ये भी है कि 20 से ज्यादा लोगों को सिक्के मिले हैं, जिसकी पुष्टि और दावा कर रहे हैं ग्रामीण। और खुद सरपंच रमेश बिल्ला इस बात को कह रहे हैं कि राजगढ़ पैलेस जो काफी पुराना है, चंदेल कालीन है, यहाँ पर पहले भी इस प्रकार की खबरें आई थी कि आसपास, किले के आसपास अपार संपत्ति यहाँ पर गड़ी हुई है, जो गड़ा धन जिसको बोलते हैं। इसकी जैसे ही सोशल मीडिया पर ये खबर फैली तो जिले से और आसपास के क्षेत्र से लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। और लूट यहाँ पर देखा गया कि खजाने की लूट को लेकर लोग मिट्टी छानते नजर आए। लेकिन ये घटना जो है बुधवार की देर रात की है। इसी कारण और जहाँ जो मिट्टी वहां पर पड़ी हुई थी, स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की है, वो कह रहे हैं कुछ लोगों ने तो मिट्टी को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ही ले गए और बाकी ग्रामीण जो है वहां पर तलाशते रहे, किस्मत आजमाते रहे कि शायद एक सिक्का हमें भी मिल जाए ताकि उनकी जो है लाइफ बन सके। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और पुरातत्व विभाग और राजस्व विभाग की तरफ से फिलहाल कोई ऐसी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये दावा जरूर किया जा रहा है। अच्छा, मुझे समीर ये बताइए कि ये जो फोटो वायरल हो रही है और उस फोटो में एक सिक्का दिख भी रहा है, अब सोने का है या नहीं मुझे पता नहीं, पीली धातु जैसा कुछ लग रहा है और उसकी बनावट देखकर भी लग रहा है कि काफ़ी पुराना है। तो ये सिक्का आपने देखा क्या? ये एक सिक्के की जो फोटो वायरल हो रही है, और ऐसा कोई बंदा आपको मिला? जैसा कि आप कह रहे हैं, प्रधान बता रहे हैं कि भाई 20 एक लोग हैं जिनको मिले हैं, कोई भी एक टकराया आपसे ऐसा कि भाई मेरे को सिक्का मिला? देखिए, जिसको सोने की कीमत तो आज 7वें आसमान पर है और उसको सड़क किनारे अगर सोना पड़ा मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है वो छुपाएगा उस बात को। लेकिन जिन लोगों ने देखा, और एक नहीं कई वीडियो हमारे पास है जो लोकेशन के साथ उस दौरान लिए गए हैं, जो लोग वहां पर सिक्के की खोज कर रहे थे, उन्होंने इनको समझ नहीं आया पहली बात कि हम ये खोज कर रहे हैं सोने के सिक्के। खुद वीडियो स्थानीय लोग ग्रामीण बनाते रहे और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बाद में इनको जानकारी लगती है खजाने की जो खबर जो है अब फैल चुकी है, अब और लोग भी पहुंचेंगे, तब जो सिक्के लोगों को मिले हैं वो बताया जा रहा है वो छुपा दिए गए हैं। और जो सरपंच है रमेश बिल्ला, उन्होंने बाकायदा एक सूची बनाया किसको कितने मिले हैं नाम सहित। तो कहीं ना कहीं इसमें सोचने वाली बात है कि राजगढ़ किला एक ऐसा किला है जो बहुत ही कहा जाए तो 100 साल के लिए फिलहाल ओबराय ग्रुप ने लीज पर लिया हुआ है और एक 7 स्टार होटल का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी की खुदाई होती है, उस मिट्टी को बाहर जब डाला जा रहा है, उसमें से ये सोने के सिक्के निकलने की बात सामने आई है। तो सोचने वाली बात ये भी है कि होटल के अंदर और न जाने कितने ऐसे धन मिले होंगे। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा कि अभी तो आपने मुझे जानकारी दे दी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर खोजी पत्रकारिता कीजिएगा, उन सरपंच जी से, प्रधान जी से मिलिएगा जो जिनके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं कि वो लिस्ट बनाए बैठे हैं कि जिन 10, 20, 50 लोगों को सिक्के मिले, और फिर देखिए कि वाकई में क्या ऐसा है या नहीं, और कोई डेवलपमेंट होता है तो हम फिर आगे आपके साथ उस डेवलपमेंट के साथ जुड़ेंगे। हम भी देखना चाहते हैं 500 साल पुराने वो सिक्के हैं कैसे। शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर 22 करोड़ की ठगी का एक मामला सामने आया है। खबर यह है कि एनएसई की अनलिस्टेड शेयरों से जुड़ा यह मामला है और पीड़ित परिवार ने जांच एजेंसियों पर आरोप लगाया है। वो कह रहे हैं कि जांच में एजेंसीज लापरवाही कर रही हैं, ये पीड़ित आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि जांच निष्पक्ष हो रही है, और यही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 6 महीने बाद भी वो कह रहे हैं कि इस मामले में एक्शन नहीं हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई है, और कार्रवाई नहीं होने से पीड़ितों में आक्रोश है। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसके अनलिस्टेड शेयरों से जुड़े एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में करीब 22 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने जांच एजेंसियों पर लापरवाही, देरी और निष्पक्ष जांच न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों के मुताबिक ये राशि अलग अलग निवेशकों से एनएसई के अनलिस्टेड शेयर दिलाने के नाम पर इकट्ठा की गई। ये धन खुद पीड़ित परिवार का नहीं, बल्कि उनके निवेशकों की मेहनत की कमाई थी। इस मामले में 6 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई नहीं है। मामला दिल्ली का है और इस मामले में अब एक्शन की मांग की जा रही है कि
जांच हो इस मामले में ठीक तरीके से और जो ठगी हुई है इसको पुलिस खोले, सामने रखे इसका सच। बड़ा फ्रॉड हो गया है, 22 करोड़ रुपए का ऑनलाइन स्कैम हुआ है। ये करा गया बॉम्बे की पार्टी स्नेहकीर्ति नागड़ा और कीर्ति नागड़ा के द्वारा NSE शेयर्स के लिए। हम 9 महीने से कितना परेशान चल रहे हैं और 9 महीने से हमने कई जगह कंप्लेंट डाली पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बड़ी मशक्कत से 2 महीने पहले एक FIR हुई IFSO डिपार्टमेंट में और उस पर भी कोई कार्रवाई, कोई कुछ नहीं कर रही है पुलिस। 2 महीने से हम इतना परेशान हैं। हम लोगों को ये सारा जो पैसा था ये सारे मेरे इन्वेस्टर्स का था, लोगों का था, जो हम लोग उनको दिलवाने के लिए NSE के शेयर्स के लिए लिया था। ना आगे वाली पार्टी ने हमारे पैसे वापस दिए, ना NSE के वो हमें शेयर दिए। वो लोग आगे वाले लोग काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं एंड इन लोगों के ऊपर काफी मल्टीपल FIRs ऑलरेडी हैं। इन लोगों ने नेशन वाइड कुछ 1500-2000 करोड़ का स्कैम कर रखा है, बट इस वजह से पुलिस इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही क्योंकि ये लोग काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, 2 महीने हो चुके हैं। इवन आप ये देखिए कि मेरी FIR की कॉपी मैंने IO को, ये नितेश मेरी IO हैं, ये IO ने अभी तक मेरे को रिप्लाई तक नहीं दिया और ना मेरी FIR की कॉपी दे रही है मुझे। ये देखिए आप, ये व्हाट्सएप कॉल्स हैं, ये चैट्स हैं, मल्टीपल उन्हें रिक्वेस्ट है। जो बेसिक अधिकार है एक इंसान का, FIR की कॉपी, वो भी मना करी जा रही है देने के लिए। आधी अधूरी मेरे पास FIR है। इतने टाइम से हम परेशान हो गए हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर पुलिस नहीं हमारी मदद करती, हमारे पास जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि हमारे पर इतना प्रेशर आ रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है हमारे इन्वेस्टर्स का, हमें जान की धमकियां आ रही हैं। और जो आगे वाले इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो उल्टा हमारे को इस तरह धमकियां दे रहे हैं कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस लो, तुम लोग नहीं कर सकते। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करा जा रहा है IFSO पुलिस के द्वारा जैसे कि हम ही कल्प्रेट हो। सोने चांदी के आसमान छू रहे दामों ने हाहाकार मचा कर रखा हुआ है। गुलाबी नगरी जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार में बजट से पहले गहनों की खरीद को लेकर क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं लोग, जौहरी क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले इस बजट से जो कि 1 तारीख को निर्मला सीतारमण जो कि देश के वित्त मंत्री वो पेश करने वाली हैं। क्या उनको उम्मीद है कि सोना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सोना अगर महंगा है तो इससे व्यापार पर भी असर पड़ रहा है और लोग अपने सपने भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा कंजूसी से सोना खरीद रहे हैं। देखिए हमारी संवाददाता सपना की जयपुर के जौहरी बाजार से ये खास रिपोर्ट। कमल खंडाका जी मौजूद हैं, ज्वेलर हैं। ये क्या प्रभाव पड़ा है? अभी कई महिलाएं मैं देख रही हूँ आई हैं, गई हैं, कुछ देख के ही चली गई, तो क्या लगता है मार्केट में किस तरह का असर है? देखिए, सोने चांदी में दोनों ही बहुत तेज़ी का प्रभाव है अभी और बहुत तेज़ हो रहा है। उसकी वजह से जो आम ग्राहक है उसके लिए एक तरह से तकलीफ तो हो ही गई है, क्योंकि उसकी पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहा सोना चांदी। पहले भी नहीं था और अब इतनी तेज़ी आने के बाद तो और पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहा। केवल ये मानिए जिनको अपनी बच्ची की शादियों में जेवर चढ़ाना है या जिनको मजबूरी है कि उनको खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि शादी संबंध में अपने जो भी भारत की जो संस्कृति है उसमें आप जानते ही हैं कि जब भी शादी संबंध होता है उसमें सोना बनाया जाता है और चढ़ाया जाता है बच्चियों के लिए और सबके लिए जब भी शुभ ओकेजन होते हैं। तो उसके हिसाब से लोग बाग खरीद तो रहे हैं पर मजबूरी में खरीद रहे हैं, क्योंकि सोना चांदी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। जी, बजट आने वाला है अभी केंद्र का, क्या लग रहा है, क्या आशाएं हैं इस बार? देखिए, बजट आने वाला है, हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी घटाई तो है उन्होंने और GST घटाई, मैं तो कहता हूँ और इसमें घटा देनी चाहिए, क्योंकि कस्टम ड्यूटी घटाने के बाद में कुछ राहत मिली आपको? देखिए, राहत तो मिली मगर कस्टम ड्यूटी तो 10-12% घटी और जो बढ़ाव है सोने के अंदर, जो इंटरनेशनल मार्केट में सोना चांदी बढ़ रहा है, ये मान के चलिए 1 साल के अंदर 100% बढ़ गया और फिर 15-20% की तेज़ी इस साल के अंदर, पिछले साल बढ़ा था, तो तेज़ी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। देखिए, कमल भाई थे हमारे साथ, ये कह रहे थे कि हायर क्लास जो है, मिडिल क्लास से ऊपर की जो श्रेणी है उन पर कुछ खासा असर नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे के जो गरीबी रेखा में जो जीवन यापन कर रहे हैं भारतीय लोग, उन पर वाकई इसका प्रभाव है। शादियों में जहां बच्चियों को देने के लिए पूरा सोना, पूरा गहना चढ़ाया जाता था, वहां कुछ कुछ कटौती हो रही है, बस उतना खरीदा जा रहा है जितना ज़रूरी है। और 1 फरवरी को आने वाले बजट को लेकर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी काफी उम्मीदें जता रहा है। इस सेक्टर के व्यापारियों की माने तो उन्हें सरकार से काफी उम्मीदें हैं, जबकि कुछ व्यापारियों का ये कहना है कि मार्केट सुनसान पड़ी हुई है, बिक रहे हैं नहीं, गल्ले खाली पड़े हुए हैं, बाजार में काम नहीं है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रखी वाला है, उसको लेकर यहाँ के व्यापारी क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उनकी सोच है और क्या उनको लगता है कि इस बजट में उनके अपने क्षेत्र में उनको फायदा होगा, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि महंगाई है और इस वजह से बिजनेस पे बहुत असर पड़ रहा है? नहीं, महंगाई तो है ही एक्चुअली। हाँ।
महंगाई तो है ही। महंगाई है, मानते हैं। बजट आने वाला है, बजट से क्या उम्मीद है? आपको लगता है राहत पूर्वक बजट होगा? नहीं, हम लेबरों को क्या राहत मिलेगी बजट से? गरीब तो हमेशा गरीब ही रहेगा ना। मार्केट में इम्पैक्ट है महंगाई का? नहीं बिल्कुल, वो तो पड़ता ही है जी। कॉपर रेट इतना ऊपर हो रहा है तो अब महंगाई का फर्क तो पड़ता ही है जी। चाहे आपको कोई उम्मीद है अच्छा होगा इस बार बजट? कह नहीं सकते, जब तो मार्केट जीरो चल रही है, बजट क्या करेगा मार्केट का मालूम नहीं। हाँ। ये तो उसके ऊपर है ना, क्या निकालते हैं क्या नहीं निकालते। अभी तक तो मार्केट जीरो चल रही है। हाँ। हर चीज़ में महंगाई है। अब इन्होंने पहले रेट डाउन करे थे, किस पे दूध पे कहाँ हुए। अच्छा ये बताइए, बतौर कस्टमर आप क्या सोचते हैं, बजट कैसा होना चाहिए? महंगाई मानते हैं, महंगाई मार्केट में है जी। महंगाई तो काफ़ी है, काफ़ी हद तक है। सब धंधे चौपट हो गए महंगाई के चक्कर में जी। इस बार बजट से क्या उम्मीद है? उम्मीद है या ना उम्मीद में? हमें तो ना उम्मीद ही है जी अभी। अब सरकार क्या करती है कुछ कह नहीं सकते अभी। कहाँ कहाँ महंगाई महसूस होती है, किस किस चीज़ में? हर चीज़ में महंगाई है। दुकानदार परेशान है, कस्टमर परेशान है, गाड़ी वाले परेशान है, हर आदमी परेशान है। पता नहीं क्या चक्कर है। हित का बजट देखा है आपने? क्योंकि लोग बोल रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। कई लोग मिले वो कहते हैं कि हम ना सोना ले पा रहे हैं ना चांदी ले पा रहे हैं। महंगाई तो इतनी है कि आदमी अपने आप को बहुत परेशान है। आदमी का खाना रोजी रोटी बहुत मुश्किल से चल रहा है। हर गरीब आदमी बहुत परेशान है। गरीब आदमी क्या, सभी लोग परेशान है। बिजनेसमैन भी परेशान है, जो कहते हैं कि हम चांदी सोने का काम कर रहे हैं वो भी परेशान है। लेकिन है ना, आमदनी जो है बहुत कम है लोगों की, और महंगाई ज़्यादा है। महंगाई का दौर ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, पहले का दौर और अब के दौर में फ़र्क है? मतलब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत ख़राब हो गया? मार्केट तो पहले से बहुत डाउन है। महंगाई, क्या कारण माने? महंगाई इतनी हो गई, कॉपर इतना महंगा हो गया। पहले कॉपर 600 रुपये किलो होता था, आज 1400 रुपये किलो है कॉपर है। पहले जो भी तार था, तार के बंडल होते थे कंपनी के, 700-800 रुपये में आता था 1.5 mm का बंडल, आज 2500 रुपये का बंडल है। आपकी क्या राय है बजट को लेकर? हमारे रोड पे देखिए कुछ कितने गड्ढे है, क्या है, कुछ इतना बजट रिलीज करते हैं। रोड वाइंडिंग इतने रोड इतने में बना दिया, इतना में कर दिया करके, छोटे गड्ढे नहीं भर सकते हैं, वो बड़ा के बहुत बोलते हैं। तमाम लोगों से हम राय लेने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो ये आपको दिख जाएगी। भागीरथ पैलेस की जगह है चांदनी चौक में, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का ये एरिया है। तमाम व्यापारी इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हर वर्ग का व्यापारी जो है वो यही कह रहा है कि बढ़ती महंगाई ने कहीं ना कहीं उसकी कमर पे उसका असर डाला है। और इस बार के बजट को लेकर हर अलग सेक्टर के लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, बजट से आम जनता की क्या उम्मीदें हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, इसी को लेकर हम लगातार हर एक सेक्टर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि बढ़ते बजट से या आने वाले बजट से क्या कुछ उम्मीदें लोगों की है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में कानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। साल का पहला केंद्रीय बजट आने वाला है। बजट को लेकर महिलाओं की क्या कुछ उम्मीदें हैं, महिलाओं से जानेंगे और खास करके राजधानी दिल्ली की महिलाओं से जानेंगे उनकी राय। क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से? जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा। क्या चाहती हैं इस बार? कहाँ आप चाहती हैं कि चीज़ें जो है वो कम बढ़ती होनी चाहिए, महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, या किस चीज़ की राहत चाहती हैं? सबसे पहले तो दैनिक जीवन में जो हमारी डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ना, वो सबसे पहले कम होनी चाहिए हर चीज़ में। जीएसटी तो खैर बहुत कम कर दी है, मैं ये नहीं कहूँगी, जीएसटी तो बहुत कम है हर चीज़ में। लेकिन जो सोना और चांदी जो जा रहा है ऊपर, वो तो बहुत ही ऊपर जा रहा है। आजकल तो सोना चांदी चढ़ना ही बंद हो जाएगा। हम जैसो नहीं खरीदा, जो हमारा है हम वही चढ़ा देंगे। चलेगा क्या? सस्ता गोल्ड सस्ता होना चाहिए ना। सोना बहुत महंगा है। बहुत महंगा हो गया सोना, चांदी भी महंगी हो रही है, पाँव से बाहर हो गया गरीबों से भी। और अमीर तो खैर है ही अमीर, वैसे ही हो। पहले गोल्ड पहले सस्ता होना चाहिए, जिससे कि 10,000 हो जाए तो फिर लूट मच जाएगी। बजट आ रहा है, बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या सस्ता कराना चाहती हैं? सारी चीजें, खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की, सबसे महंगा सोना। ये तो हर महिला का आज का मुद्दा बन गया कि सोना सस्ता होना। खरीद ही नहीं पा रहे हैं, सोना सबसे सस्ता होना चाहिए ताकि जो गरीब है वो भी सोना खरीद सके। दाल सब्जी महंगी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा? दाल सब्जी तो होनी ही चाहिए, वो तो जरूरी है। दाल सब्जी तो सबसे पहले है। बजट आने जा रहा है, क्या उम्मीद है बजट से? आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा कि नहीं? थोड़ा सा सोने से उम्मीद है, हम देख के ही पेट भर रहे हैं, मतलब टच करने को भी नहीं मिल पा रहा है, इस कदर बढ़ चुका है। उसका कुछ कर सकते हो तो करवाओ भाई।
सरकार तक आप ये बात पहुंचाना चाहती हैं कि सोना सस्ता हो जाए? बिल्कुल। और घर का बजट भले ही बढ़ जाए, अरे औरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई? किचन है या किचन की? ठीक है, किचन फिर भी सही चल रहा है, किचन फिर भी सही चल रहा है क्योंकि पेट में ही तो जा रहा है। लेकिन यार औरत का सपना अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, तो उस पे सोने से थोड़ी सी उम्मीद है। बताइए आप क्या सस्ता कराना चाहती हैं? नहीं, हम तो दोनों चीज़ सस्ती करवाने चाहते हैं। दोनों चीज़ सस्ती कराना चाहती हैं। और किचन में कोई चीज़ जो सस्ती कराना चाहती हैं? नहीं, वो भी ठीक है। तो कहा जा सकता है कि हर एक जो महिला है वो चाहती है कि जो सोने चांदी की चीज़ें हैं, यानी कि उनके जो रेट अभी फ़िलहाल आसमान छू रहे हैं सोने के, चांदी के, वो सस्ता होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ महिलाओं ने कहा कि खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कुछ महंगी हैं, उन पर थोड़े से दाम कम होने चाहिए। इसके अलावा इंश्योरेंस की बात भी यहाँ पर महिलाओं ने की है कि जो लाइफ इंश्योरेंस हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है, वो भी थोड़े सस्ते होने चाहिए। हालांकि देखिए, जब निर्मला सीतारमण का बजट का जो पिटारा है वो खुलेगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किन चीज़ों में राहत मिली है, कौन सी चीज़ महंगी हुई है, कौन सी चीज़ सस्ती हो गई है और किन किन जो सेक्टर्स को फ़ायदा मिला है, वो उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि महिलाओं को सोना बहुत महंगा है और सोना सस्ता होना चाहिए, ये ज़रूर उम्मीद है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और यूपी के 10 लाख शिक्षकों की बल्ले बल्ले हो गई है। योगी कैबिनेट ने कैशलेस इलाज की फाइल पर फाइनल मोहर लगा दी है। अब शिक्षा मित्रों और रसोइयों को भी सरकारी खर्च पर बेस्ट मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में सरकार ने 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और शहरी विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूर किया गया है। सबसे खास पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी मिली। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। तो बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़े प्रस्तावों पर मंजूरी लगाई गई है और सबसे बड़ा फायदा इसमें शिक्षकों को मिला है। और आप समझिए कि नए साल का पहला महीना ही चल रहा है। करीब 10 लाख शिक्षक हैं जिन्हें आज की कैबिनेट की इस नए फैसले का फायदा मिलेगा। इस बीच मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार का बजट भी आने वाला है। जो सेंट्रल बजट है वो 1 फरवरी को है। उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट 12 फरवरी को पेश करने वाली है। लेकिन इससे पहले, अपने बजट से पहले, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को बड़ा तोहफा यूपी सरकार ने दिया है। योगी कैबिनेट की तरफ से ये बड़ा तोहफा है। 10 लाख शिक्षक, क्योंकि देखिए मेडिकल सुविधाएं बहुत ज़रूरी होती हैं और मेडिकल सुविधा दी गई है। कैशलेस इलाज लोगों को मिलेगा। 10 लाख शिक्षक, जो ये नई गाइडलाइंस आज ओके की गई हैं, मंजूर की गई हैं, इसके दायरे में करीब 10 लाख शिक्षक आएंगे उत्तर प्रदेश के, जिन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा योगी सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस बैठक में कुल 32 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 प्रस्ताव फाइनलाइज कर दिए गए। उनको 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो कई बड़े फैसले आज योगी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए हैं। शिक्षकों को बड़ा तोहफा योगी सरकार की तरफ से मिला है। उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा देगी योगी सरकार। और माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि यह नहीं होना चाहिए था। यूपी की पुलिस ने गरिमा के अनुरूप काम नहीं किया। गलती हो भी गई थी तो हम 10 दिन वहां बैठे रहे। तब प्रशासन का कोई शख्स अगर हमारे पास आता और कहता कि गलती हो गई थी, उसको सुधारने का काम करता। उन्होंने आगे कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जो आपको नहीं करना चाहिए था वो करते हैं। आपकी पुलिस संतों पर लाठी चला रही है, उस पर कार्रवाई करने की बजाय आप कालनेमी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप वहां पहुंच गए हैं जहां आपको लगता है कि आप सही हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बगैर स्नान किए माघ मेला छोड़कर जा चुके हैं। मौनी अमावस्या के दिन पालकी के साथ स्नान करने को लेकर मेला प्रशासन के साथ ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हमको गंगा में स्नान कराया जाए, ससम्मान स्नान कराया जाए और माफ़ी मांगी जाए।
धरने पर भी बैठ गए थे, लेकिन ये विवाद कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। इसमें विपक्ष की एंट्री हो गई, अखिलेश यादव की एंट्री हो गई, कई विपक्षी दलों ने इसमें अपनी नाराजगी जाहिर की और यूपी सरकार को निशाने पर लिया। इस बीच अभी 2 दिन पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी शंकराचार्य के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फाइनली स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर चले गए थे और कहा था अब नहीं आएंगे अब यहाँ पर, जिसके बाद अब उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें यूपी सरकार को निशाने पर लिया। आज गाय सबसे बड़ा निर्यातक प्रदेश उत्तर प्रदेश है भारत में, जिसके बदौलत भारत विश्व में रैंकिंग पे दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे जा रहा है। और सुर माने देवता, उनके तो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो जो राक्षस गाय, ब्राह्मण और देवता को क्षति पहुंचाते थे, वो काम तो आपके काम में कारण समय में हो रहा है। काम राक्षसों का है और चोला साधुओं का है। यही तो कालनेमी होता है, और कौन कालनेमी होता है। तो हमने तो उसको बता करके सिद्ध कर दिया। वो सिद्ध करें कि हमारा कौन सा काम राक्षसों जैसा है और चोला हमारा कैसे संतों का है। उन्होंने सिद्ध नहीं किया, उन्होंने केवल कह दिया, भड़ास निकाल ली अपने मन की। हम तो जो कहते हैं प्रमाण के साथ कहते हैं, तर्क के साथ कहते हैं। योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हनुमानगढ़ में मानवता शर्मसार हुई है और 2 साल की मासूम बच्ची पर तेजाब से हमला किया गया है और अब तक तेजाब फेंकने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस पकड़ नहीं पाई है उसको। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा शहर से ये रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां वार्ड नंबर 10 में खेल रही एक 2 साल की मासूम बच्ची पर एक अज्ञात शख्स ने तेजाब जैसा कुछ ज्वलनशील पदार्थ फेंका। इससे वो बुरी तरह झुलस गई। इस कायराना हमले में बच्ची के सिर और माथे पर चोट आई है, बुरी तरह झुलस गया है उसका सिर और माथा और मासूम सदमे में है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये बेशर्म हरकत करने वाला कौन था। पुलिस उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। बच्ची की हालत स्थिर है। और अगर आप बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ों पर जाने की योजना बना रहे हैं तो जरा रुकिए। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपके प्लान पर पानी फेर सकती है। दरअसल पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान गिर गया है। बर्फ के बीच कई रास्ते इस वक्त बंद हैं, कई बल्कि आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम रास्ते बंद हैं। कई तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे लोग मुसीबत में घिरे हैं। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि इस वक्त आप जाएंगे पहाड़ों पर और बर्फ़ को एंजॉय करेंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने आपको पड़ेंगे। आप तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए, डोडा जम्मू कश्मीर में क्या हाल है। गाड़ी चलने का रास्ता नहीं है, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। BRO के जो बड़े बड़े ये मशीनें हैं ये बर्फ़ हटाने का काम कर रही हैं। ऐसा ही दूसरी तस्वीर में आप देखिए, मनाली हिमाचल में जहाँ पर लोग मैक्सिमम जाते हैं वहाँ गाड़ियाँ खड़ी खड़ी जम गई हैं। आप देखिए उनके शीशे पे, उनकी छतों पर पानी है और लोग कई कई दिनों से ऐसे ही बस में रह रहे हैं। बस में उनकी ज़िंदगी चल रही है। माउंट आबू, खाजूवाला, भदरवा, तो ये देश के उन इलाकों की तस्वीरें हैं यहाँ पर ज़बरदस्त बर्फबारी है। ये लोग गए थे कि हम घूमेंगे फिरेंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन ये इनके लिए एक बुरा सपना इस वक्त साबित हो रहा है। और बर्फबारी जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ लोग बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। ख़ासतौर पर मनाली की और हिमाचल की मैं बात करूँ तो वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक सड़कों पर फंसे हुए हैं। जहाँ तहाँ गाड़ियाँ हैं सड़क पर और कई जगह कुछ हादसों की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ पर बर्फ़ के चलते गाड़ियाँ फिसल कर नीचे खाई में जा गिरी हैं। इसीलिए मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और साथ ही अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर हाल फिलहाल में ऐसा कोई प्लान है तो उस प्लान को ड्रॉप कर दीजिए।
थोड़ा सा इस बर्फ के मौसम को निकल जाने दीजिए, फिर उसके बाद मौसम को एंजॉय कीजिए कहीं भी पहाड़ों पर जाकर। और सोलाने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।